नमस्कार साथियों, मैं रुपेश मौर्य। आज प्रयागराज पॉडकास्ट क्लब में गर्मियों के मौसम में बहुत सारी दिमाग से रिलेटेड और चेस्ट से रिलेटेड समस्याएं लोगों को आ रही हैं। आज हमारे बीच हैं सीताराम न्यूरो केयर एंड पाली क्लिनिक के डॉक्टर राकेश पासवान सर, जो कि एक मनोरोग एवं नसों के विशेषज्ञ हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि गर्मियों में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं लोगों को आ रही है दिमाग से संबंधित, और उनके अभी क्या सावधानियां रखने की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब प्रयागराज पॉडकास्ट क्लब में। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, गर्मी का मौसम जब अपनी प्रबलता पर होता है उस समय मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारी व्याधियां बहुत तीव्रता से देखने में मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्ट्रोक के मरीज हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर माइग्रेन है किसी को तो उसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सीय बीमारियों में आपका मैनिया या उन्माद, कई बार स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन इत्यादि, एंजाइटी इत्यादि बीमारियों की भी जो प्रिवलेंस रेट है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से कई बार देखा जाता है कि सामान्य रूप से घबराहट और बेचैनी जैसे सिम्टम्स भी कई बार आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से लंबे समय तक मानसिक और दिमाग से संबंधित, नसों से संबंधित परेशानियों से आदमी ग्रसित रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो जिन लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, जिन लोगों का भी अपने नाम लिया, जैसे अभी हीट स्ट्रोक, गर्मी जिस प्रकार से बढ़ रही है, लगभग टेम्परेचर अप्रैल के मंथ में 42 से 43 डिग्री के बीच में पहुंच चुका है। तो लोगों को क्या सावधानियां, जो इनकी पेशेंट ऑलरेडी हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए शुरू से, पहले से अभी से ही? और अभी जो लोग अगर पेशेंट नहीं है तो क्या पहले से ही प्रिकॉशन रखें जिससे वो इन बीमारियों से और इन समस्याओं से बच सकें? देखिए, जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सबसे अधिक संभावना गर्मी के प्रकोप में आने पर तब रहती है जब हम खुली धूप में चले जाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर छत के नीचे भी हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह नहीं है तो भी हमें गर्मी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी दशा में ये भी होता है कि हमारे खान पान का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि हम कम पानी पिए या खाली पेट धूप में चले जाएं तो हमको दिक्कत हो सकती है। ऐसी दशा में प्रिकॉशन की अगर बात करें तो हमको अपना कोशिश करना चाहिए कि जो अधिकांश काम है वो सुबह और शाम के पाली में करना चाहिए, जबकि गर्मी की प्रबलता कम से कम रहे। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि मजबूरी में हमको धूप में जाना पड़े तो हम छाता या ऐसा प्रोटेक्टिव गियर लेके चले कि हमको धूप से कम क्षति हो। तो सबसे पहला प्रिकॉशन यही है। दूसरा प्रिकॉशन खान पान का है। प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करना, अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना, नारियल पानी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह का सेवन करना, सलाद वगैरह का सेवन करना, ये भी काफ़ी हद तक हमको गर्मी से बचाता है। तो हमारा खान पान और हमारा गर्मी से बचाव, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने आप को विभिन्न प्रकार की मानसिक मनोरोग से संबंधित या न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए, कि वो गर्मी में एग्रीवेट ना हो। और जैसे मिर्गी की समस्या जिन पेशेंट्स को होती है, ज्यादातर क्या होता है, जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो मिर्गी के पेशेंट को दिक्कत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो जो अगर मान लीजिए किसी के परिवार में या कोई व्यक्ति मिर्गी के रोग से पीड़ित है, तो जिस प्रकार से हीट्स बढ़ता जा रहा है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और उसके बाद लगातार ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो मान लीजिए कभी किसी को अकस्मात मिर्गी का दौरा पड़ जाए इस मौसम में, तो अगर संबंधित आसपास कोई लोग है, क्योंकि हमारे पास दर्शक बहुत होते हैं और जानकारी भी लोगों को होना जरूरी है, कि मान लीजिए उनके आसपास अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ जाए इस मौसम के दौरान में, तो उन्हें क्या उस वक्त तत्काल प्रिकॉशन करने चाहिए, क्या चीजें उनको करनी चाहिए? देखिए, अगर मिर्गी का दौरा जो है वो गर्मी में इसलिए पड़ता है क्योंकि गर्मी की वजह से कई बार लोग अपनी नींद अप्रोप्रिएटली नहीं ले पाते रात में, और कई बार जो है दिमाग पर धूप का सीधा प्रभाव पड़ने की वजह से भी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। ऐसी दशा में जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो जो भी हमारे सामान्य धारणाएं हैं कि उनको हम लोग मोजा सुंघाने लगते हैं, उनको कस के पकड़ने लगते हैं, चम्मच से उनका मुंह खोलने लगते हैं, तो ये सब जो है मिर्गी के मरीज के लिए बहुत घातक होता है। मिर्गी के मरीज को हमें जो है एक सुरक्षित जगह पर पहले रखना होता है, क्योंकि वो हिलता कांपता है, तो आसपास अगर पथरीली जमीन है, ईंटा पत्थर है, तो उससे उसको चोट लग सकती है। तो हमको कोशिश करना है कि उसको हम सावधानी से लिटा दें, ऐसे तरीके से लिटा दें कि वो किसी चीज़ से लड़ करके चोटिल ना हो। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि मिर्गी का दौरा बहुत क्षणिक होता है, जैसे 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है।
तो हमको बहुत परेशान नहीं होना है, हमको व्यक्ति को एक करवट लिटा देना है ताकि उसके मुंह में जो भी थूक वगैरह आ रहा है वो निकल जाए, और 1-2 मिनट के बाद उसका मिर्गी का दौरा सामान्य हो जाएगा। अगर वो बहुत गर्मी में धूप में गिरा है तो हमको उसको उठा करके छांव में ले जाना चाहिए। अगर पूरा शरीर उसका तप रहा है तो हमको उसको पानी से थोड़ा धुल लेना चाहिए, उसके शरीर को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे ही उसका मिर्गी का दौरा थम जाए हमको तुरंत से तुरंत उसको किसी चिकित्सक के पास उपचार हेतु ले जाना चाहिए। और सर अभी जैसे गर्मियां जैसे बढ़ रही है, क्योंकि गर्मी पे हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो गर्मी में एक बार बार समस्या सुनने को मिलती है हीट स्ट्रोक। तो अगर किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक का सिम्टम आता है तो इसके कोई सिम्टम स्टार्टिंग में होते हैं या डायरेक्ट हीट स्ट्रोक होता है और अब कैंडिडेट जो है वो एक्सपायर हो जाता है? जी देखिए, हीट स्ट्रोक जो है वो कई बार जो है हार्ट अटैक या फिर आपको दिमाग में स्ट्रोक के रूप में जो है अपने आप को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो हीट स्ट्रोक का कारण अमूमन जो है ये होता है कि जब व्यक्ति का शरीर का होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है, शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने का मैकेनिज्म है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी में खंडित हो जाता है। ऐसी दशा में शरीर का तापमान हमारे जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से शरीर में, पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा क्षय हो जाता है, जो कि रिपेयर के लिमिट से भी कई बार ज़्यादा हो जाता है। और जब बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती तो वो इरिवर्सिबल डैमेज में चली जाती है और सही समय पर चिकित्सीय उपचार न मिलने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, या व्यक्ति तत्काल उसको अगर कोई ऐसा सिम्टम आए तो व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो लक्षण है हीट स्ट्रोक का वो शरीर का तापमान है। अब आप धूप में गए या कहीं गए और आपका तापमान आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपको घबराहट, बेचैनी होने लगी और आपके अंदर बेहोशी वगैरह आने लगी, आपके अंदर मूर्छा आने लगी, अत्यधिक कमजोरी आप महसूस करने लगे, तो आपको समझना चाहिए कि आप हीट स्ट्रोक से ग्रसित हो सकते हैं। और हीट स्ट्रोक का सही जो आकलन है वो डॉक्टर द्वारा देख करके ही लगाया जाता है। कई बार थोड़ा डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाने पर भी लक्षण कुछ हद तक हीट स्ट्रोक जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें डिहाइड्रेशन के केस में टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन बाकी कुछ लक्षण जो है हीट स्ट्रोक जैसे ही होते हैं। तो जब भी अगर हम कहीं गर्मी के एक्सपोजर में गए हैं और हमको फिर समस्या होना शुरू हुई तो हमको तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए और हमको बहुत ज़्यादा बीमारी को बढ़ाने की तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हीट स्ट्रोक की समस्या एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके चिकित्सीय उपचार में बहुत समस्या उत्पन्न होती है। और जैसा कि अभी हमारे भारत देश की अगर बात करें या ग्रामीण अंचल की बात करें, जैसे सर आपने कहा कि जितने भी काम है सुबह शाम के पाली में जब मौसम ठंडा रहे तभी निपटा लेना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड में ही दिन भर उनको काम करना उनकी मजबूरी है, चाहे वो लेबर हो या मार्केटिंग के काम करने वाले लोग हों या पॉलिटिकल लोग हो गए या ऐसे तमाम लोग हैं जिनको दिन में रोड पर ही काम करना होता है, मतलब धूप में ही काम करना होता है। तो ऐसे लोगों को गर्मी से या इन समस्याओं से बचने के लिए शुरू से कुछ क्या प्रिकॉशंस लेके चलनी चाहिए? देखिए, गर्मी से जो बचने का प्रिकॉशन है वो सबसे बड़ा प्रिकॉशन हमारे हाइड्रेशन में छिपा हुआ है कि हमारे बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम धूप में जा रहे हैं, खाली पेट चले गए तो हमारे हीट स्ट्रोक या गर्मी से प्रभावित होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गर्मी में अगर हमको जाना भी है तो अच्छे से हमको पानी पी के, खाना वगैरह खा करके जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, कोई भी काम अगर हमें धूप में भी करना है तो हम प्रोटेक्टिव गियर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे गाँव के किसान गमछा वगैरह लगा लेते हैं सर पे, तो उससे काफ़ी हद तक हीट स्ट्रोक से बचाव हो जाता है। महिलाएं जब जाती हैं बाहर तो छाता वगैरह ले लेती हैं, इससे भी प्रोटेक्शन होता है। तो हमको सीधा धूप में अगर हम जाते हैं या कोई प्रोटेक्टिव गियर लेके जाते हैं तो दोनों की स्थितियों में बहुत फर्क हो जाता है। तो हमको अगर धूप में जाना ही जाना है तो हम प्रोटेक्टिव गियर लें, मतलब अपने टोपी लगा लें या ऊपर गमछा लगा लें या छाता ले लें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत देर तक ना रहें धूप में। अगर काम करना भी है तो धूप में रहें, फिर छाँव में आकर के थोड़ा सा शरीर को ठंडा होने दें। बीच बीच में पानी वगैरह का भी सेवन करते रहें। लेकिन एक चीज़ का गर्मी में बहुत ध्यान रखना होता है कि जैसे आप बहुत गर्मी में हैं और अचानक से बहुत ठंडा पानी, चिल्ड पानी आपने ले लिया तो वो भी कई बार शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो जब आप धूप में हो तो धूप से कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ी मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए और रूम टेम्परेचर वाला जो वाटर होता है, यानी सामान्य कमरे के तापमान वाला पानी का सेवन पहले शुरू में करना चाहिए। ठंडे पानी का सेवन तभी करना चाहिए जब हम घर में मतलब हो और हमारा बॉडी रूम टेम्परेचर पर हो, तो उसी दशा में हमको ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए।
ऐसा करते हैं लोग कि जैसे काम एकदम धूप में कर रहे हैं और जाते ही चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लिया, चिल्ड पानी पी लिया, तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी आज हम लोग डॉक्टर राकेश पासवान सर, जो कि सीताराम न्यूरो केयर एंड पॉली क्लिनिक जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पे डॉक्टर साहब समूह ने काफ़ी ज़्यादा गर्मी के मौसम में अपनी दिमागी संबंधित जो समस्याएं आती हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने प्रिकॉशंस के बारे में उसके बारे में हमें जानकारियाँ रही हैं। डॉक्टर साहब ये सीताराम न्यूरो केयर एंड पॉली क्लिनिक जिसका पता है 25/21 दबंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। तो डॉक्टर साहब इस सीताराम न्यूरो केयर एंड पॉली क्लिनिक में यहाँ मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, यहाँ पर दिमाग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। ये हमारी क्लिनिक है, इंडोर पेशेंट की फैसिलिटी यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर हम हर तरीके के मरीज देखते हैं, लेकिन अगर सीरियस प्रकार का मरीज होता है तो हम उनको दूसरे हॉस्पिटलों में एडमिट होने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल केवल ओपीडी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है मरीजों को। जी, तो लगभग कहाँ पे पेशेंट लगभग सर? हमारे पास तो एमपी से भी मरीज आते हैं, बिहार से भी, यूपी से भी, तो दूर दूर जगहों से हमारे पास मरीज आते हैं और हम लोग उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि जानकारियां वाले लोगों से मिलती हैं कि जिन लोगों के पास न्यूरो संबंधित समस्याएं रहती हैं तो इसकी दवाएं बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो जो लोग मान लीजिए सक्षम हैं वो तो मान लीजिए ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आपके पास आते होंगे जो कि गाँवों से होंगे और बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में रहते होंगे। देखिए, न्यूरो की सभी दवाइयाँ महंगी नहीं होती, खास करके स्ट्रोक इत्यादि की दवाइयाँ जो है ज्यादा करके महंगी होती हैं। जो मानसिक बीमारियां हैं उनकी दवाएं महंगी नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलती हैं और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। जो स्ट्रोक वगैरह की दवाइयां होती हैं वो थोड़ा महंगी होती हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज़ का ध्यान देने वाला बात है कि जो ये महंगी दवाइयां हैं ये शुरुआत में 15 दिन या 1 महीना ही चलती हैं। जैसे ही इनका काम हो जाता है फिर ये यूजफुल नहीं रह जाती बॉडी के लिए, और जब उसके बाद जो कंटिन्यूएशन में मेडिसिन चलती है उनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। असल में आदमी पहली बार की दवा से घबरा जाता है कि स्ट्रोक की दवा है तो ये इतनी महंगी हो गई, लेकिन वो दवाई ज़्यादा दिन नहीं चलती। वो 15 दिन 1 महीने के बाद उन दवाइयों की उपयोगिता खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाती है। हाँ जी, न्यूरो के बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि दवाइयाँ जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो बंद नहीं होती। ऐसा नहीं, ऐसा भी भ्रांति है कि न्यूरोलॉजी की दवाइयाँ शुरू हो जाती तो बंद नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनकी दवाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी महीने 2 महीने में उपचार हो जाता है और वो दवाएं भी बंद हो जाती है। क्या क्या भ्रांतियां हैं, कुछ भ्रांतियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसी कौन कौन सी भ्रांतियां लोग पाल रही है? सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है, जैसे कि न्यूरोलॉजी की दवाइयां होती हैं लंबी चलती हैं, तो सबसे पहली भ्रांति तो लोगों के मन में यही रहती है कि दवाइयां हैं तो नुकसान करेंगी। लेकिन इसमें यह है कि जो न्यूरोलॉजी की दवाइयां हैं वो इतना नुकसान नहीं करती, बल्कि अगर ऐसा कोई नुकसान वो करती भी हैं तो उनको चेंज कर देने पर जो भी नुकसान उन्होंने किया होता है वो रिवर्स हो जाता है, वरना इरिवर्सिबल डैमेज नहीं करती वो। अब जैसे जो भी एलोपैथी को लेकर के बदनामी है दुनिया में, वो सबसे ज्यादा जो बदनामी है वो एनसेड्स यानी पेन किलर और स्टेरॉइड की वजह से है, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये थोड़े समय भी चल जाती हैं अगर व्यक्ति की तो रिवर्सिबल डैमेज कर देती हैं, जैसे किडनी वगैरह पर या फिर आंखों पर और बाकी शरीर के अंगों पर। लेकिन जो हमारे न्यूरोलॉजी की दवाइयां हैं वो अगर लंबे समय तक भी कभी मजबूरी में सेवन करना पड़ता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। एक तो ये हो गया, और क्या लोगों की और सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि बीमारी ठीक नहीं होती न्यूरोलॉजी वाली, लेकिन ये भी गलत है। असल में आदमी थोड़े समय दवा लेकर के जैसे ठीक हो जाता है अपने से दवा बंद कर देता है तो उसकी बीमारी पलट जाती है, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती, लेकिन ये भी गलत भ्रांति है। न्यूरोलॉजी की बीमारियां बिल्कुल ठीक होती हैं, बस अल्ते की हर बीमारी का एक अलग पैटर्न होता है इलाज का, और जो मानसिक बीमारियों का पैटर्न है वो शारीरिक बीमारियों के पैटर्न से भिन्न होता है। तो अगर आप जैसे सोचते हैं कि जैसे हमने सर्दी जुकाम के लिए दवाई ली, 5 दिन लिया, बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन न्यूरोलॉजी में ऐसा नहीं होता। आप 15 दिन दवा खाए, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको दवा नहीं बंद करनी है। आप आइए, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपको मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाएगा, आपको कई चीजें बताई जाएंगी, फिर उन चीजों का आप पालन करेंगे, फिर दवाएं धीरे धीरे करके बंद होंगी। तो ये है देह की पूरी दिमाग से संबंधित और मनोवैज्ञानिक संबंधित जो समस्याएं होती हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने साझा दिया, और हमारी पूरी टीम, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी फिर से एक बार आपसे मुलाकात करेंगे, और हमारे जो भी दर्शक हैं अगर मनोवैज्ञानिक संबंधित या दिमाग से संबंधित जो भी समस्याएं अगर आपको लगता है कि डॉक्टर साहब से उन परेशानियों के बारे में, उन सवालों के बारे में एक जवाब फिर से लिया जाए, तो अपने प्रश्नों को आप लोग हमारे कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपकी सारी समस्याओं की प्रश्नोत्तरी डॉक्टर साहब के साथ होगी।
और वो आपका पूरा का पूरा संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।